इजलास में सबसे पहले आपको बता दें कि सबसे अहम खबर श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी 2000 फैसला कुन मीटिंग कर रही है। एक ऐसी मीटिंग जिसे पार्टी के मुस्तकबिल, इसकी सिम्मत और इसकी सियासत का असल इम्तिहान कहा जा रहा है। बड़गांव की हालिया शिकस्त, रिजर्वेशन पॉलिसी पर उठते सवालात और बिजली व मीटर तनाजा से नाराज होती अवाम, ये सब आज एनसी के सामने सख्त सवाल बनकर खड़े हैं। आज का दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महज मशावरत का नहीं, खुद एहतिसाबी वजाहत और अपनी गलतियों का सामना करने का दिन है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बढ़े तो बाहर अवाम का एतमाद मुतजिल हो जाता है। अब देखना यह है कि एनसी आज अपनी दरारें जोड़ती है या सियासत में एक नई दरार खुलती है। और वहीं पे आपको बता दें कि ये इजलास जो है श्रीनगर में इस वक्त शुरू हो चुका है, जिसकी सदारत फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का अहम इजलास, और आपको बता दूं कि जिन नुकात पे आज बात होगी उसमें ज़िमनी इंतखाबात में नगरों और बड़गाम में उनकी शिकस्त, साथ ही में आवाम में बढ़ता हुआ रुझान कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से दूर हो रहे हैं, इस सिलसिले में ये मीटिंग चल रही है। और वहीं पे एनसी वर्किंग कमेटी का इजलास श्रीनगर में शुरू हो चुका है और आगारोल्ला इजलास से गैर हाजिर। जी हां, इन्हें न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी का अहम इजलास आज पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सूब में शुरू हो चुका है और इस वक्त जारी है। इजलास में पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, तनवीर सादिक, नासिर सोगामी समेत कई सीनियर लीडर मौजूद हैं। ताहम पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आगारोल्ला मेहदी इजलास के आगाज में मौजूद नहीं। इजलास से पहले मीडिया से बात करते हुए पार्टी के एमएलए तनवीर सादिक ने कहा कि यह इजलास डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने मौजूदा सियासी हालात और जम्मू कश्मीर की बदलती सूरत हाल पर गौर करने के लिए बुलाया है। तनवीर सादिक का कहना था कि वर्किंग कमेटी आज मौजूदा हालात पर तफसील से बात करेगी। 2 दिन बाद जब इजलास खत्म होगा तो हम आपको तफसीलात से आगाह करेंगे, ऐसा तनवीर सादिक ने कहा। वहीं पे सियासी या तंजीमी तब्दीलियों से मुतल्लिक सवाल पर उन्होंने मुख्तसर जवाब देते हुए कहा कि इस बारे में सिर्फ चीफ मिनिस्टर ही बात कर सकते हैं। हालिया इंतखाबात में पार्टी को जो निशस्तें हाथ से गई, यानी जहां पे उनको शिकस्त हुई नगरोट और बड़गाम में, इस पर उन्होंने कहा कि 2 दिन इंतजार कीजिए, इसके बाद हम हर चीज पर मुकम्मल बात करेंगे। आगारोल्ला की गैर हाजिरी से मुतल्लिक पूछे जाने पर उन्होंने यह भी कहा कि इस बारे में तफसीलात इजलास के बाद ही सामने आएंगी। इसी दौरान पार्टी के एमएलए अब्दुल मजीद लारमी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि आगारोल्ला को दावत दी गई थी, शिरकत करना इनकी अपनी मर्जी है। लारमी ने कहा था कि वो वर्किंग कमेटी के मेंबर है, दावत नामा भेजा गया, अब आना न आना इन पर मुनहसर है। वर्किंग कमेटी का यह इजलास 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान है, जहां इंतखाबी नताइज, पार्टी की हुकूमत अमली और तंजीमी उमूर पर अहम तबादला मुतवक्का है। और वहीं पे इन्हें न्यूज को लेटेस्ट अपडेट जो मिल रहे हैं, आगारोल्ला ने कहा है कि उन्हें कोई भी दावत जो है नहीं दी गई थी और इन्हें आज की जो वर्किंग कमेटी का इजलास है इस सिलसिले में कोई भी इल्मियत नहीं थी, बल्कि आगारोल्ला का आज का प्रोग्राम कि वो गांधरबल और श्रीनगर के कई इलाकों का दौरा करेंगे और कई वफूद से मुलाकात करेंगे। यानी तनाजा पहले ही सिम्मत जो है सामने आ रहा है और बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि एनसी जो है इसके अंदरूनी इख्तिलाफात अब बढ़ रहे हैं। और जिस मामला को लेकर आज की मीटिंग होनी है, क्या उन मामला पर कोई गौर खोज होगा? क्या वाकई में नेशनल कॉन्फ्रेंस सीरियसली इन बातों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं कि जो बातें सामने आएंगी? और दूसरी बात कि क्या वो अपनी कमियों को तस्लीम करेंगे, क्या वो अवाम के साथ बढ़ती हुई दूरी को तस्लीम करेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वर्किंग इजलास कभी भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन जो असल में हकाइक है जब वो सामने आ जाए तो क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस वो आईना देखने की हिम्मत रखती है? आज कश्मीर में एनसी का 2 रोजा इजलास, रुकन पार्लियामेंट रोहिल्ला की शिरकत का इम्कान कम। जम्मू कश्मीर में हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस आज से एक 2 रोजा इजलास मुनक़द कर रही है, जिसमें हालिया ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, हुक्मरानी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज होगी। एक सीनियर लीडर ने बताया कि यह मीटिंग श्रीनगर में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सूब में मुनक़द जो है की जा रही है। काबिल जिक्र है कि पार्टी ने बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी निशस्त खो दी, वही इसके रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर आगारोल्ला मेहदी ने इंतखाबी मुहिम का बाइकाट किया। 2002 के बाद से इस सीट से मेहदी ने 3 बार कानून साज असेंबली में नुमाइंदगी की थी। बाद अज़ा वो गुज़श्ता साल रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात में भी एनसी
जो है रनर अप रह गई, जहां बीजेपी के इस वक्त एमएलए देविंदर सिंह राणा की मौत के बाद ज़िमनी इंतखाबात लाजमी हो गए थे। लेकिन बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात को उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए मकबूलियत के पहले इम्तिहानात के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि यह हुकूमत के पहले साल की तकमील के साथ हो रहा था। वाक़ई नेशनल कॉन्फ्रेंस की मरकजी वर्किंग कमेटी पार्टी का एजेंडा तय करती है और इसमें आला अफसरान शामिल होते हैं, यानी आला ओहदेदारान जो पार्टी के हैं वो शामिल होते हैं। ताहम एक सीनियर लीडर ने बताया कि इस बार एनसी सदर ने पार्टी के तमाम 40 कानून साजों के साथ कुछ आजाद उम्मीदवारों को भी इनको सुनने के लिए मदऊ किया है। एक सीनियर रहनुमा ने मजीद कहा कि पीएम माफ कीजिएगा एमपी रुल्ला को भी इजलास में मदऊ किया गया है। इससे तंज की पार्टी क़यादत से इनके इख्तिलाफात पैदा हो चुके हैं। ख्याल रहे कि मई में मुनक़दा गुज़श्ता वर्किंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ नोक झोंक के बाद वो वॉकआउट कर गए थे, लेकिन मालूम हुआ है कि रुल्ला ने आज श्रीनगर और गांदरबल अजला में मुलाकातों का सिलसिला तय किया है। ज़राए ने बताया कि फिलहाल इनके शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई। कुछ रोज कबल इन्होंने एनसी हुकूमत को रिजर्वेशन मसले को हल करने की 20 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी और ऐसा न होने की सूरत में इन्होंने तुलबा के साथ एहतिजाज में शामिल होने का इंतबाह दिया था। पिछले साल वो श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर तुलबा के एहतिजाज में भी शामिल हुए थे, जो वक्त कश्मीर हुकूमत ने यूटी में मौजूदा रिजर्वेशन पॉलिसी को मुंतकी बनाने के लिए काबीना की ज़िली कमेटी कायम की, जिसके 6 माह के अंदर रिपोर्ट पेश की। ताहम रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई है, जिससे हुकूमत के खिलाफ खुले आम मेरिट के ख्वाहिश मंदों में नाराजगी फैल गई है। एक सीनियर लीडर ने कहा कि इन तमाम मसाइल बशमूल रिजर्वेशन और गवर्नेंस पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 दिनों के इजलास का मकसद तमाम मुद्दू रहनुमाओं को बोलने का मौका फराहम करना और इनकी शिकायत को दूर करना है। बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात, रिजर्वेशन पॉलिसी, श्री माता वैष्णो देवी दाखिला तनाज़ा, हुक्मरानी वगैरह सभी एजेंडे इस इजलास का हिस्सा हैं। इस सिलसिले में आपको बता दें कि एनए न्यूज की टीम और हमारे सीनियर नुमाइंदे रफी भट्ट मौजूद हैं इस वक्त नमाई सुबह में, जो पल पल की जानकारी इस वक्त रखते हैं और हमें आगाह करेंगे। रफी, सबसे पहले बताइए, इजलास जो है इसका आगाज हो चुका है, क्या रुल्ला वहां पे हैं? देखिए, बिल्कुल मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो आज यहाँ पे वर्किंग कमेटी का जो 2 रोजा इजलास है वो फिलहाल के तौर पे सुबह 11 बजे यहाँ पे शुरू हो गया है, लेकिन अभी तक जो एमपी आगा रुल्ला है वो यहाँ पे नजर नहीं आया है। जिस तरह से उनके ऑफिस से पहले एक जो स्टेटमेंट है वो सामने आया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि मुझे ये भी पता नहीं है कि वहां पे कौन सी वर्किंग कमेटी हो रही है, जो मीटिंग है उसके बारे में उनको कोई भी इतला जो है उनको अभी तक नहीं है और उनको कोई जो इन्विटेशन जो है उस बारे में नहीं मिला है। तो सीधे तौर पे जिस तरह से हमने यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई जो लीडर्स यहाँ पे उनके साथ बात की, उनने सीधे तौर पर बताया कि एमपी आगा रुल्ला को पहले ही एक दावतनामा भेजा गया है, अब वो इस वर्किंग कमेटी मीटिंग में आए या ना आए ये उनका स्टैंड है। फिलहाल के तौर पे मैं आपको बता दूं कि 11 बजे के करीब ये मीटिंग जो है यहाँ पे वर्किंग कमेटी की यहाँ पे शुरू हो गई है और पार्टी के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की सदारत में यहाँ पे ये मीटिंग चल रही है और इजलास के जो सदारत, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि खुद यहाँ पे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं और जो वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और जो दीगर सीनियर रहनुमा है वो भी इस इजलास में शरीक हुए हैं। और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो कई मसले हम देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उठे, चाहे वो सियासी मसले हो या जितने भी यहाँ पे लोगों की ग्रीवेंसेस है, उन पे इस वर्किंग कमेटी में जो है वो बात की जाएगी। और हाल ही में जिस तरह से हमने देखा कि जो ज़िमनी इंतखाबात हुए नगरोटे और बड़गाम में, और हमने देखा कि किस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को उसमें हार मिली और उसके बाद कहीं ना कहीं जो बड़गाम विशेष जो थी वो काफी इंपॉर्टेंट मानी जा रही थी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उस पे अपने पिछले कई वक्त से जो है उस पे राज किया था, वहां से वो सीट जो है वो जीतती आ रही थी। लेकिन इस बार जिस तरह से हमने देखा कि जो आगा रुल्ला है वो उन्होंने पार्टी के लिए वहां पे कोई कैंपेनिंग नहीं चलाई और उनने सीधे तौर पे बताया था कि मैं कोई कैंपेनिंग जो है वो पार्टी के लिए नहीं करूंगा। जो उनके कैंडिडेट वहां पे थे सईद आगा महमूद साहब, तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से जो अंदरूनी जराए है और माना जा रहा है कि जो आगा रुल्ला ने वहां पे
कैंपेनिंग नहीं की, वो एक बड़ी वजह जो है वो बनी है इसलिए कि वहां पे पीडीपी के कैंडिडेट ने जीता। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मसले मसाइल जो इस वक्त अरूज पर है उन पे इस वर्किंग कमेटी में बात हो सकती है। और जिस तरह से हमने कई लीडर्स के साथ यहाँ पे बात की, जो एमएलए यहाँ पे आए, उन्होंने बताया कि इस पार्टी मीटिंग में जो मेन एजेंडा रहेगा वो ये है कि जो पार्टी है, सबसे अहम सवाल ये है आज का कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ एमएलए या लीडर कह रहे हैं कि हमने आगा रोल्ला को मदऊ किया था इस इजलास के लिए, और दूसरी तरफ उसके ऑफिस से, आगा रोल्ला के ऑफिस से यह स्टेटमेंट आ जाता है कि मुझे इस इजलास के बारे में कोई इल्मियत नहीं। तो ऐसा लगता है कि इजलास के आगाज में ही झूठ जो है शुरू हो चुका है। बिल्कुल मुदस्सिर, जिस तरह से आप खुद जानते हैं कि ऑफिस ऑफ द एमपी आगा रोल्ला की जानिब से जो एक स्टेटमेंट भी सामने आया है जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे बताया है कि मुझे इस मीटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है और मुझे कोई दावतनामा जो है इस सिलसिले में जो है वो नहीं मिला है। तो खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे लीडर्स जो है ये दावा कर रहे हैं कि आगा रोल्ला को एक बाज़ाब्ता इन्विटेशन भेजा गया था, अब उनकी मर्जी है कि वो इस वर्किंग कमेटी में आए या ना आए, वो उनकी मर्जी है। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि जो उनका शेड्यूल था वो आज का था कि वो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में जाए, वहां पे सबसे पहले वो वहां पे किसानों के साथ मिले और बाद में आप जानते हैं कि हालिया वक्त में हमें देखा जो दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसमें एक हमारा नौजवान यहाँ गांधरबल करंगल का जो रहने वाला है बिलाल अहमद, वो उसमें जाम बाग हुए थे और बताया जा रहा था कि वो वहां पे भी जा सकते हैं, लेकिन जराये से हमें मालूम हुआ कि वो शेड्यूल जो उनका था वो भी फिलहाल के तौर पे कैंसिल हुआ है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ से आज जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की वर्किंग कमेटी, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी की मीटिंग जो है आज यहाँ पे मदऊ की थी, और खासतौर पर मैं आपको बता दूं कि इसमें आज तमाम जो एमएलएज हैं, हालांकि इससे पहले हम नहीं देखते थे कि जब यहाँ पे जो वर्किंग कमेटी होती थी की जो मीटिंग होती थी उसमें हम कई जो एमएलएज नहीं होते थे, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि उन एमएलएज के साथ साथ यहाँ पे कुछ जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं उनको भी मदद किया गया है। तो खास तौर पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी जो कई मसले हैं वो उठे, और खासतौर पर जो सियासी सूरत हाल इस वक्त हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं हमें दिख रही है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के और जो सईद आगा रोहिल्ला के दरमियान हम देख रहे हैं कि जो हालात है वो इस वक्त सही नहीं है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरह से आगा रोहिल्ला ने सीधे तौर पे नेशनल कॉन्फ्रेंस या हम कह सकते हैं सीधे तौर पे वजीर आला उमर अब्दुल्ला की नुक्ताचीनी की और सीधे तौर पे बताया था कि मैंने वर्किंग कमेटी में आखिरी बार जब वर्किंग कमेटी हुई थी उस मीटिंग में मैंने सीधे तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नायब वजीर जो इस वक्त नायब सदर है उमर अब्दुल्ला और इस वक्त मौजूदा वजीर आला उमर अब्दुल्ला है, उनको बताया था कि आप ये एमपी की जो सीट है ये भी खुद रखिए, मुझे नहीं चाहिए। तो सीधे तौर पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो इख्तिलाफात है वो आगा रोहिल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के दरमियान बढ़ रहे हैं, और जिस तरह से आज क्योंकि आप जानते हैं कि इस सेंट्रल वर्किंग कमेटी के एग्जीक्यूटिव मेंबर है आगा रोहिल्ला और उनका आज यहाँ पे न आना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सीधे तौर पे कि आगा रोहिल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में वो नाराज ही रहेंगे या वो किसी भी वक्त यहाँ पे आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने आपको आगाज में ही बताया कि ये जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है ये 2 रोजा है, आज पहला दिन है इसका और दूसरा दिन जो है वो कल होगा। और कल जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो चीफ स्पोक्स पर्सन तनीर सादिक है उन्होंने बताया है कि कल जब ये मीटिंग इख्तिताम होगी और उसके बाद जो पार्टी की तरफ से जो एक नुमाइंदा आएगा वो यहाँ पे मीडिया के साथ बात करेगा और पूरी तरीके से उनके सामने रखेगा कि इस मीटिंग में कौन कौन से जो मुद्दे हैं वो उठाए गए और किन मुद्दों पर खास करके बात की गई कि इस मीटिंग में जो है इस बात का भी जायजा लिया जाएगा कि हालिया शिकस्तें जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नगरोटा और बड़गाम के जिमनी इंतखाबात में मिली उस सिलसिले में जो है तबादला ख्याल किया जाएगा। जो ऑफ द रिकॉर्ड आपकी कुछ एमएलए या लीडरान से बात हुई नेशनल कॉन्फ्रेंस के, क्या वो इस बात को मानते हैं कि रिजर्वेशन पॉलिसी, स्मार्ट मीटर का तनाजा, ये कुछ ऐसे वजूहात है जिनकी वजह से उन्हें शिकस्त मिली? देखिए बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो अंदरूनी जराए हैं वहां पे हमने बात की और उनका सीधे तौर पे मानना है कि जो बडगाम नशिस्त है वहां पे सईद आगा रोहिल्ला का जो नाराज होना और बाद में उन्होंने बताया कि मैं पार्टी के लिए कोई कैंपेनिंग नहीं चलाऊंगा और बाद में कहीं जो वहां पे जो सपोर्टर्स है आगा रोहिल्ला के
ان کا جو سپورٹ ہے وہ PDP کو سیدھے طور پہ ملا اور کہیں نہ کہیں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے بعد میں نیشنل کانفرنس کو وہاں سے ہار ملی اور ایک بڑی میسج جو ہے نیشنل کانفرنس کو وہاں پہ ملی. اور خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کہیں ایک جو بڑی بڑی وجہیں ہیں وہ اس میں بڈگام جو ضمنی انتخابات ہوئے اور بعد میں وہ سیٹ نیشنل کانفرنس کا ہارنا, اور میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ کئی وجہیں ہیں لیکن جو سب سے بڑی وجہ مانی جا رہی ہے وہ سیدہ روحیلہ کا اختلافات جو نیشنل کانفرنس کے ساتھ تھے وہ مانی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ جو ریزرویشن پالیسی کا جو مسئلہ ہے پورا 1 سال ہو گیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے انہی دنوں میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ سیدہ روحیلہ نے یہاں پہ جوائن کیا تھا اور ایک بڑا جو احتجاج تھا وہ نیشنل کانفرنس کے خلاف ہم نے دیکھا تھا. اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک کیبنٹ وہ سب کمیٹی بنائی گئی جس میں بتایا گیا تھا کہ 6 ماہ کے اندر اندر ریزرویشن جو مسئلہ ہے ریزرویشن پالیسی کا وہ حل کیا جائے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے وہ 6 ماہ جو تھے اب 1 سال میں تبدیل ہو گئے. 1 سال کا وقفہ جو ہے وہ گزر گیا ہے اور حال ہی میں جو سیدہ روحیلہ نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا اور سیدھے طور پہ بتایا کہ 20 دسمبر تک اگر ریزرویشن پالیسی کا مسئلہ یہاں پہ حل نہیں کیا گیا تو وہ واپس سے نوجوانوں کے ساتھ یہاں پہ بڑا احتجاج کریں گے. اور وہ احتجاج جو ہے وہ 1 دن تک جو ہے محدود نہیں ہوگا بلکہ وہ بہت بڑا احتجاج بھی ہو سکتا ہے. تو کہیں نہ کہیں اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سیدہ روحیلہ کی جانب سے دینا اور یہاں سے آج ان کا اس سینٹرل ورکنگ کمیٹی میٹنگ میں نہ آنا تو کہیں نہ کہیں یہ صاف درشاتا ہے کہ جو آغا روحیلہ کے اختلافات ہیں وہ پارٹی کے ساتھ بالکل ہے. اور اس وقت بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سیدہ آغا روحیلہ اب بھی نیشنل کانفرنس سے ناراض ہے اور جس طرح سے انہوں نے سیدھے طور پہ اس چیز کا اشارہ دیا کہ نوجوان کئی وقت سے یہاں پہ سفر کر رہے ہیں اور کئی ڈپارٹمنٹس میں جو یہاں پہ پوسٹس نکلتے ہیں جو اسامیاں ہیں وہ پور نہیں کی جاتی ہے اور خاص طور پہ جو اوپن میرٹ کے ساتھ یہاں پہ ناانصافی ہو رہی ہے. اور سیدھے طور پہ جس طرح سے ہم نے کئی یہاں پہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی بات کی ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ ایک ریفرلائز ہونا چاہیے یہ جو ریزرویشن مسئلہ ہے. خاص طور سے یہ جو ریزرویشن مسئلہ ہے یہ کہیں نہ کہیں عروج پکڑتا ہوا اب نظر آ رہا ہے. رفیع آپ سے جاننا چاہوں گا آپ اس وقت نوائز صبح میں موجود ہیں تو آج کی میٹنگ میں ماحول کیسا ہے اور کیا واقعی پارٹی قیادت اندرونی اختلافات بات کرنے کے لیے نظر آ رہی ہے یا یہ ایک بس رسمی اجلاس بن کے رہ جائے گا؟ دیکھیے بالکل جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ سالانہ یہ میٹنگ ہوتی ہے سینٹرل ورکنگ کمیٹی کی اور خاص طور پہ جو اس کے ممبرس ہوتے ہیں وہ اس میٹنگ کو اٹینڈ کرتے ہیں لیکن اس بار ہم کچھ نیا دیکھ رہے ہیں جو تمام جو ارکان اسمبلی ہے ان کو اس میں مدعو کیا گیا ہے اور کچھ جس طرح سے میں آپ کو بتایا کہ کچھ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوئے ہیں. تو کہیں نہ کہیں جو پارٹی کے اندرونی مسئلے ہیں ان کو بھی جو ہے کہیں نہ کہیں اٹھایا جائے گا. خاص طور پہ دیکھا جائے گا حال ہی جو ضمنی انتخابات ہوئے نگروٹا آپ چھوڑیے جو ضمنی انتخابات بڈگام نشست پہ ہوئے اور جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ نیشنل کانفرنس کا گڑھ رہ چکی بڈگام نشست وہاں پہ ہار جانا کہیں نہ کہیں جو بڑا ایک مدعا ہے نیشنل کانفرنس کے لیے اور اس چیز کو دیکھا جائے گا کہ کون کون سے لوپ ہولز اس ضمنی انتخابات میں رہے ان پہ کام کیا جائے گا. اور جس طرح سے میں نے آپ کو بتایا کہ جو گورننس ہے جہاں پہ یہ ضمنی انتخابات کی شکست کی بات کریں گے تو وہاں پہ یہ سوال بھی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کیا بڈگام ضمنی انتخابات میں شکست کے بعد کیا نیشنل کانفرنس کی قیادت اس شکست کی ذمہ داری قبول کرتی ہیں یا معاملہ ٹال مٹول کا بن جاتا ہے؟ کیونکہ کبھی وہ کہیں گے کہ آغا روحیلہ ہمارے ساتھ نہیں تھے انہوں نے کیمپیننگ نہیں کی, کبھی کچھ اور بتائیں گے اور دوسرا ہوتا ہے کہ وہ سیدھے سیدھے بتا دے کہ ہم نے لوگوں کے کام نہیں کیے اس لیے لوگوں نے اپنے ووٹ کے ذریعے ہمیں اپنا غصہ دکھایا. دیکھیں مدثر آپ جانتے ہیں کہ آفیشلی طور پہ انہوں نے اس ہار کو جو ہے وہ ایکسپٹ کیا ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ جو اندرونی اختلافات نیشنل کانفرنس اور سیدہ روحیلہ کے درمیان وہ کہیں نہ کہیں اس ہار کی جو ہے بڑی وجہ بن چکی ہے. خاص طور سے میں نے جس طرح سے آپ کو بتایا کہ پارٹی میں خالی یہ اختلافات نہیں ہے کہ روحیلہ اور یہاں پہ جو نیشنل کانفرنس پارٹی کی ہم دیکھ رہے ہیں. خاص طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ کئی ایک ایسے مسئلے ہوتے ہیں پارٹی کے اندر جن پہ بات کی جائے گی آج جو خاص طور پہ جو گورننس ماڈل ہے اس پہ بات کی جائے گی. اور جو حال ہی میں آپ نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پہ جو جموں کشمیر کی عوام ہے انہوں نے یہاں پہ بجلی کا ایک بہت بڑا مسئلہ اٹھایا تھا اور ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے یہاں پہ خبر چلائی گئی تھی جس میں
KPDCL ने एक प्रपोजल जो है वो मूव किया था, जिसमें जो फीस आवर्स में 20% जो सरचार्ज है उस टैरिफ को बढ़ाने की बात की गई थी। उस तरह के जो मुद्दे हैं वो भी रखे जाएंगे और कहीं जो यहाँ पे पब्लिक ग्रीवेंसेस है उन पे बात की जाएगी और खासतौर पे जो पार्टी को स्ट्रेंथ करने की, पार्टी को मजबूत करने की जो बात होगी, मुद्दा होगा, वो खासतौर पे होगा। और खासतौर पे जो बड़ा मसला इस वक्त बना हुआ है, और मैंने आपको जिस तरह से बताया कि आगाज में ही जो आगा सईद रोहिला ने उनको बताया है कि 20 दिसंबर तक आप इस रिजर्वेशन पॉलिसी मसले को हल करें, वरना उसके बाद मैं नौजवानों के साथ वापस से प्रोटेस्ट पे बैठूंगा। तो कहीं ना कहीं आपको बता दें कि इस मीटिंग का जो मेन एजेंडा है, क्योंकि जो मीटिंग है वो 11 बजे शुरू हो गई है और फारूक अब्दुल्ला उसकी सदारत कर रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी वहां पे मौजूद हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान भी वहां पे मौजूद है, जबकि सबके सब एमएलए और कुछ गैर नॉन एनसी एमएलए जो हैं उन्हें भी इसमें मदऊ किया गया है। रिजर्वेशन पॉलिसी और नौजवानों के गुस्से को लेकर क्या गुफ्तगू हो रही है? क्या इस पर कोई वाज़ा हिकमत अमली सामने आ पाएगी? जो आपके जरा या इस वक्त मीटिंग के अंदर है उनका क्या कहना है कि इस पॉलिसी को लेकर, रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर और नौजवानों के गुस्से को लेकर क्या कोई गुफ्तगू अभी तक हुई है? देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अभी तक कुछ भी अंदर से जो है वो बाहर नहीं आया है कि इस मीटिंग में क्या कुछ जो मसले हैं, खासतौर पर जो रिजर्वेशन का मसला, मैंने आपको बताया कि जो एक बड़ा मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, उस पर बात होनी है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमने चीफ स्पोक्स पर्सन तनवीर सादिक के साथ बात की, उन्होंने बताया कि 2 रोजा मीटिंग है और आज दिन को ये मीटिंग चलेगी और कल जब ये मीटिंग इख्तिताम होगी और उसके बाद जो है पार्टी का नुमाइंदा जो है मीडिया के सामने बात रखेगा, पूरी तरीके से 2 दिन में किन मुद्दों पे बात हुई उस पर जो है वो मीडिया के सामने रखी जाएगी, वो पूरी तरीके से तफसीलन बताएंगे। फिलहाल के तौर पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक कुछ भी अंदर से हमें मालूम नहीं हो रहा है कि किन किन मुद्दों पे बात चल रही है। जो है आ रही है कि आगा रोहिल्ला जो है इस मीटिंग में अभी तक नहीं पहुंचे हैं। हम जानते हैं कि उनका गांधरबल का प्रोग्राम है, लेकिन एक तरफ उनका ऑफिस कहता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आगा रोहिल्ला को मदऊ नहीं किया या इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी कि आज की तारीख में जो है वो 2 रोजा इजलास करने वाले हैं। और दूसरी तरफ जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान का यह दावा है कि आगा रोहिल्ला को मदऊ किया गया है, वो इसमें शिरकत करे ना करे उनकी अपनी मर्जी है। तो यहां पर आपसे यह जरूर जानना चाहूंगा कि जो पार्टी की क़यादत है उनका बुनियादी मकसद फिर आज का क्या है, कि पार्टी को मुत्तहद करना या सिर्फ सियासी नुकसान को कम करना? देखिए, मैं आपको बता दूं कि पार्टी के जराये के मुताबिक इजलास में जो इस वक्त जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा सियासी सूरत हाल पे गौर-खोज किया जाएगा और जो अहम लोगों के मसले मसाइल है उन पे बात की जाएगी। और जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो ग्रीवेंसेस लोगों की है उनको कहीं ना कहीं मेन एजेंडा बनाया गया है इसमें। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जो बड़ा एजेंडा इस मीटिंग का है वो रिजर्वेशन पॉलिसी है, क्योंकि आप जानते हैं कि सब कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी, 6 माह का वक्त उन्होंने दिया था, लेकिन 6 माह जो है यहाँ पे 1 साल में तब्दील हो गए थे। और अब देखा जाएगा कि आने वाले वक्त में, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि 2 दिन के बाद जो है ये वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग है ये इख्तिताम होगी। फिलहाल के तौर पर जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो तंजीम है उनके जो हम कह सकते हैं कि जो सियासी अंवार है उन पे बात की जाएगी। फिलहाल के तौर पे कुछ भी कहना यहाँ पे जो है सही नहीं होगा, कब्ल वक्त होगा। और मैं आपको बता दूं कि मेन एजेंडा जो इस वक्त मुदस्सिर है वो यहाँ पे रिजर्वेशन मसला है। और जिस तरह से हमने देखा कि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर इनके खुद है, जो MP आगा रोहिल्ला है, वो इस मीटिंग में शामिल नहीं हुए। कहीं ना कहीं सीधे तौर पे ये वाज़ियतन सामने है कि यहाँ पे जो इख्तिलाफात है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और सईद आगा रोहिल्ला के दरमियान मजीद बढ़ सकते हैं। और जिस तरह से उन्होंने चेतावनी दी है यहाँ पे पार्टी को कि 20 दिसंबर से पहले इस रिजर्वेशन मसले को हल किया जाए, वरना उसके बाद में एक बड़े एहतजाज में जो है बैठूंगा नौजवानों के साथ। उस एहतजाज में वो एहतजाज कई दिन तक चल सकता है, वो एक दिन तक महदूद नहीं होगा। और उन्होंने सीधे तौर पर बताया था कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर अब्दुल्ला को लग रहा है कि मैं इसमें कोई इंटरफेयर कर रहा हूं या इस रिजर्वेशन मसले में आगा रोहिल्ला है, तो मैं 1 माह तक इस मसले से जो है खुद को बाहर रखूंगा। इस दौरान जो है उमर अब्दुल्ला या जो कैबिनेट सब कमेटी यहाँ पे बनाई गई थी उनको चाहिए कि वो यहाँ पे
नौजवानों के साथ मिले, स्टूडेंट्स के साथ मिले, उनके साथ बात करें और इस मसले को हल करें। अगर उन्होंने 20 दिसंबर तक ये मसला हल नहीं किया तो 20 दिसंबर के बाद जो है कहीं ना कहीं वो फिर बाद में यहाँ पे पार्टी के खिलाफ एहतजाज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि बाद में जिस तरह से यहाँ पे जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी इस चीज का अच्छे से फायदा उठाते हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं बाद में उनके खिलाफ यहाँ पे जो अपोजिशन लीडर्स भी हैं वो भी जाते हैं। तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में जो चैलेंज यहाँ पे आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को किया है कि 20 दिसंबर तक हल करे इस रिजर्वेशन मसले को, अगर ये मसला वाकई में हल नहीं होता है तो क्या वाकई में यहाँ पे प्रोटेस्ट यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ देखने को मिल सकता है। वो सब कुछ जो है आज इस सेंट्रल वर्किंग कमेटी में जो है वो आज मुद्दा उठाया जाएगा और उस पर बात की जाएगी। तारीख जी रफी, जो इससे पहले हमने देखा था कि मई के महीने में तकरीबन जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसी तर्ज पे जो है एक इजलास बुलाया था। उसमें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला नहीं थे, उसमें उमर अब्दुल्ला जो है सदारत कर रहे थे और उसी मीटिंग में आगा रूहुल्लाह जो है थोड़ी सी नोकझोंक हुई थी उमर अब्दुल्ला के साथ और उन्होंने मीटिंग का जो है वॉकआउट किया था। हालांकि बाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई अरकान ने इस बात को कहा था कि उन्होंने वॉकआउट नहीं किया बल्कि उन्हें किसी काम से जाना था। लेकिन अब वक्त के साथ साथ लोग समझ गए हैं कि असल में रूहुल्लाह जो है लोगों के काम और फलाह बहबूद के लिए अकेले खड़े हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो उनकी अपनी पार्टी है आगा रूहुल्लाह की, उनसे भी तकरार करने के लिए तैयार है अगर नौजवानों की बात हो, अगर आम लोगों के फलाह बहबूद की बात हो। लेकिन यहां पर यह जरूरी सवाल बनता है कि क्या ये मीटिंग जो आज बुलाई गई है और कल भी जारी रहेगी, इससे ये इशारा मिलता है कि आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस कोई बड़ी पॉलिसी तब्दीली कर सकती है या कोई बड़ा ऐलान कर सकती है? देखिए मुदस्सिर, मैं आपको बता दूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इस रिजर्वेशन पॉलिसी की जो है कोई फैसला सुनाए, क्योंकि आप जानते हैं कि आप देखिए जो उनके मेंबर ऑफ असेंबलीज यहाँ पे है उनको आप देखिए यहाँ पे कहीं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से है वो बिलोंग करते हैं और कई लोगों के साथ हमने यहाँ पे बात की मुदस्सिर, और हमने जब उनके साथ बात की हमने सीधे तौर पे बताया कि जो कैटेगरी यहाँ पे रखी गई है, जो रिजर्वेशन हमारे लिए रखी गई है, आप देखिए करना कोई लोग, उड़ी के लोग कहाँ पे रहते हैं। लेकिन मैं ऐसी मिसालें भी आपको दूं कि जो लोग जो स्टूडेंट्स, जो नौजवान वहां पे रहते हैं वो आजकल श्रीनगर या बाहर की ऐसे बड़े इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं जहां बाद में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, वहां पे जो ओपन मेरिट है उसी भी तो नेग्लेक्ट होता है और वहां पे उसी कैटेगरी को जो है वो प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से हमने ओपन मेरिट कैटेगरी के कई स्टूडेंट्स के साथ बात की, हमने सीधे तौर पे बताया कि हम चाहते हैं कि ये जो इस वक्त रिजर्वेशन पॉलिसी है इस पर रैशनलाइज होना चाहिए। और जिस तरह से हम देख रहे थे कि 70/30 हुआ था, इसमें कहीं ना कहीं जो नाइंसाफी थी वो ओपन मेरिट कैटेगरी के साथ हो रही थी और जिस तरह से जो बाकी जो यहाँ पे रिजर्वेड कैटेगरीज थी उनको इसका फायदा मिल रहा था। लेकिन जिस तरह से पिछले एक साल से हम देख रहे थे कि ये मसला काफी अरूज पर था जम्मू कश्मीर में, और खासतौर पे मैं आपको बता दूं कि अब कहीं ना कहीं 20 दिसंबर का वक्त यहाँ पे MP आगा रूहुल्लाह ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया है। देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में 20 दिसंबर तक ये रिजर्वेशन पॉलिसी जो है इसका मसला यहाँ पे जो अरूज पकड़ता हुआ नजर आ रहा है क्या वो हल होगी, या इसके बाद हम यहाँ पे एक बड़ा एहतजाज नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ देख सकते हैं, वो देखने वाली बात होगी। और आगे पे आपसे ये जानना चाहूंगा रफी कि अब तक के मुशाहिदे में आपको पार्टी मजबूत दिख रही है या मजीद तकसीम होती हुई, क्योंकि आगा रूहुल्लाह अभी तक वहां नहीं पहुंचे हैं? देखिए बिल्कुल जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आगा रूहुल्लाह एग्जीक्यूटिव मेंबर है इस सेंट्रल कमेटी, जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी यहाँ पे है जिसकी मीटिंग आज हो रही है, जिसकी सदारत आज खुद यहाँ पे पार्टी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं और वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ साथ जो सीनियर लीडर्स यहाँ पे इस मीटिंग में शामिल हुए हैं। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो आगा रूहुल्लाह की जो कुर्सी है वो खाली अभी भी है। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है क्योंकि 2 दिन की वर्किंग कमेटी है, क्या आगा रूहुल्लाह कल यहाँ पे आएंगे या बाद में आ सकते हैं वो कर्नज वक्त कहना होगा। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि फिलहाल के तौर पे सीधे तौर पे लग रहा है कि आगा रूहुल्लाह जो है वो नाराज है नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और जो उन्होंने मुद्दे यहाँ पे उठाए हैं कि वो लोगों की जो ग्रीवेंसेस है वो यहाँ पे हल करें, और खासतौर पे जो बड़ा मसला यहाँ पे मैंने आपको बताया जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, रिजर्वेशन पॉलिसी को हल करे
हुकूमत 20 दिसंबर तक, ये उनका कहना है। तो कहीं ना कहीं मैंने आपको जिस तरह से बताया कि फिलहाल के तौर पे आगा रूहुल्ला नाराज दिख रहे हैं पार्टी से, और देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में 20 दिसंबर तक ये मसला हल होगा, या हम जो है पार्टी के खिलाफ यहाँ पे बड़ा एहतजाज देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रफी, आप श्रीनगर की नवाई सूब में इस वक्त मौजूद हैं और पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल मुझे ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, एनए न्यूज पर श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपनी 2 रोजा फैसला कुन मीटिंग शुरू कर चुकी है। एक ऐसी मीटिंग जिसे पार्टी के मुस्तकबिल, इसकी सिम्मत और इसकी सियासत का असल इम्तिहान कहा जा रहा है। बड़गाम की हालिया शिकस्त, रिजर्वेशन पॉलिसी पर उठते सवालात और बिजली व मीटर तनाज़ा से नाराज होती अवाम, ये सब आज एनसी के सामने सख्त सवाल बनकर खड़े हैं। आज का दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए महज मशावरत का नहीं, खुद एहतिसाबी, वजाहत और अपनी गलतियों का सामना करने का दिन है। पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बढ़े तो बाहर अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ। अब देखना यह है कि एनसी आज अपनी दरारें जोड़ती हैं या सियासत में एक नई दरार खुलती हैं। अब तक जो खबरें सामने आ रही हैं उसके मुताबिक एक तरफ जो है आगा रूहुल्ला कहते हैं कि आज के इजलास के बारे में उन्हें ना तो कोई जानकारी दी गई थी और ना ही उन्हें मदऊ किया गया था, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के कुछ लीडरान का यह कहना है कि आगा रूहुल्ला को मदऊ किया गया था और अब उनकी अपनी मर्जी है कि वो उसमें शिरकत करे या नहीं। कश्मीर में एनसी का 2 रोजा अहम इजलास शुरू, रुकन पार्लियामेंट आगा रूहुल्ला की शिरकत का अब तक कोई इम्कान नहीं। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस आज से एक अहम 2 रोजा इजलास शुरू कर चुकी है, जिसमें हालिया ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त, हुक्मरानी और मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर तवज्जो मरकूज होगी। एक सीनियर लीडर ने एनए न्यूज को बताया कि यह मीटिंग श्रीनगर में एनसी सदर फारूक अब्दुल्ला की क़यादत में पार्टी हेडक्वार्टर नवाई सूब में जारी हो चुकी है। काबिल जिक्र है कि पार्टी ने बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी निशस्त खो दी। वहीं इनके रुकन पार्लियामेंट और सीनियर लीडर आगा रूहुल्ला मेहदी ने इंतखाबी मुहिम का बाइकाट किया। 2002 के बाद से इस सीट से मेहदी ने 3 बार कानून साज असेंबली में नुमाइंदगी की थी। बाद अज़ा वो गुज़श्ता साल रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हो गए। नगरोटा ज़िमनी इंतखाबात में भी एनसी रनर अप रह गई, जहां बीजेपी के इस वक्त एमएलए देवेंद्र रैना की मौत के बाद ज़िमनी इंतखाबात लाजमी बन गए थे। लेकिन बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात को उमर अब्दुल्ला हुकूमत के लिए मकबूलियत के पहले इम्तिहान के तौर पर देखा जा रहा था, क्योंकि यह हुकूमत के पहले साल की तकमील के साथ हो रहा था। वाज़ह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मरकजी वर्किंग कमेटी पार्टी का एजेंडा तय करती है और इसमें आला अहदेदारान शामिल होते हैं। ताहम एक सीनियर लीडर ने बताया कि इस बार एनसी सदर ने पार्टी के तमाम 40 कानून साजों के साथ साथ कुछ आजाद उम्मीदवारों को भी इनकी बातें सुनने के लिए मदऊ किया है। एक सीनियर रहनुमा ने एनए न्यूज को बताया कि एमपी राहुल्ला को भी इजलास में मदऊ किया गया था। इससे क़ता नजर की पार्टी क़यादत से इनके इख्तिलाफ पैदा हो चुके हैं। ख्याल रहे कि मई में मुनक़दा गुज़श्ता वर्किंग कमेटी के इजलास में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ नोक जोक के बाद वो वॉक आउट कर गए थे, लेकिन मालूम हुआ है कि रूहुल्ला ने आज श्रीनगर और गांदरबल अजला में मुलाकातों का सिलसिला तय किया है। ज़राए ने एनए न्यूज को बताया कि फिलहाल उनके शेड्यूल में कोई तब्दीली नहीं हुई है। कुछ रोज कबल उन्होंने एनसी हुकूमत को रिजर्वेशन मसले को हल करने की 20 दिसंबर तक की डेडलाइन दी थी और ऐसा न होने की सूरत में उन्होंने तुलबा के साथ एहतजाज में शामिल होने का इंतबाह दिया था। पिछले साल वो श्रीनगर में वजीर आला उमर अब्दुल्ला की रिहाइशगाह के बाहर तुलबा के एहतजाज में भी शामिल हुए थे, जो वह कश्मीर हुकूमत ने यूटी में मौजूद रिजर्वेशन पॉलिसी को मुंतकी बनाने के लिए काबीना की ज़ेली कमेटी कायम की, जिसने 6 माह के अंदर रिपोर्ट पेश की। ताहम रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई है, जिससे हुकूमत के खिलाफ खुले आम मेरिट के ख्वाहिशमंदों में नाराजगी फैल गई है। एक सीनियर लीडर ने कहा कि इन तमाम मसाइल बशमूल रिजर्वेशन और गवर्नेंस पर मीटिंग में तबादला ख्याल किया जाएगा। 2 दिनों के इजलास मकसद तमाम मौजूद रहनुमाओं को बोलने का मौका फराहम करना और उनकी शिकायत को दूर करना है। बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात, रिजर्वेशन पॉलिसी, माता वैष्णो देवी दाखिला तनाज़ा, हुक्मरानी वगैरह सभी एजेंडे इस इजलास का हिस्सा है। आज जो है मीटिंग में शिरकत करने से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए सलमान सागर ने मीडिया के साथ बात की और उन्होंने इस बात को दोहराया कि आज की मीटिंग में ये तमाम बातें जो है ज़ेर बहस लाई जाएंगी। इस सिलसिले में आपको बता दें, जैसे मुझे मेरे एडिटर बता देंगे तो हम आपको जो है हम जो है आपको सलमान सागर की वो बातचीत भी दिखाएंगे जो
वो फिलहाल आपको बता दें कि आज के प्रोग्राम में हम आपको जो है बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है इसका 2 रोजा इजलास जो है वो श्रीनगर में जारी है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि क्या ये इजलास लोगों के लिए कुछ अच्छा कर पाएगा, या इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस जो अपनी गलतियां गिनने के लिए आज बैठी हैं वो इन गलतियों को गिनकर अपने खाते में डालेगी, या फिर वो किसी और के कांधे पे डालने के लिए तैयार है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना 2 रोजा अहम इजलास कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि यह मीटिंग सिर्फ एक इजलास नहीं, ये पार्टी के सामने रखा वो आईना है जिसमें इसे अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां और अपनी आवाम से दूरी साफ नजर आ सकती है। सवाल यह है कि क्या वो इस आईने में देखने की हिम्मत रखते हैं। बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात एक महफूज सेट की तारीखी पसपाई। सबसे बड़ी हकीकत जिससे एनसी भाग नहीं सकती वो बड़गाम का नतीजा है। ये वही सीट थी जिसे एनसी अपना मजबूत गढ़ समझती थी। बरसों की नुमाइंदगी, दहाइयों की सियासी तारीख और नतीजा एनसी को शिकस्त। ये शिकस्त एक पैगाम है कि अवाम जज्बात से नहीं, कारकर्दगी से फैसला करती है। हुक्मरानी अगर कमजोर हो, वादे अगर अधूरे रह जाए तो सबसे मजबूत किला भी टूट जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी, नौजवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी पर हुकूमत ने बड़े बड़े वादे किए, कमेटी बनाई, रिपोर्ट भी तैयार हुई, मगर फिर खामोशी। रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई, नौजवानों ने सवाल पूछे मगर कोई जवाब न मिला। यही वजह है कि आज रियासत भर में नौजवान नाराज हैं और एनसी की हुकूमत से मायूसी। जो हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल पर वाज़ा मौक़िफ़ दे सके, वह अपने मुस्तकबिल की सियासत कैसे संभालेगी। बिजली, स्मार्ट मीटर्स और रोजाना की मुश्किलात। असल मसला अवाम की जिंदगी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन अवाम की जिंदगी अपनी जगह। कश्मीर में बिजली के बहरान ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर किया। स्मार्ट मीटर्स का तनाजा, भारी बिल, गैर एलानिया कटौती, ये सब अवाम के सब्र का इम्तिहान बनते जा रहे हैं और एनसी की हुकूमत इस मसले पर उलझी दिखाई देती है। न कोई वाज़ा पॉलिसी, न कोई हल। अवाम ये सवाल पूछने में हक बजानिब है कि हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे, मगर अमली तौर पर क्या हुआ। पार्टी के अंदर जो है वहां पे भी हम देखते हैं कि वहां पे भी एहतजाज हो रहा है, यानी एमपी अगरुल्लाह जो है बाइकआउट कर रहे हैं। और सबसे बड़ी दरार पार्टी के अंदर की बेचैनी। आगा रूहुल्लाह मेहदी 3 बार के साबिक एमएलए और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट जो हमेशा एनसी की मजबूत आवाज रहे, वही रूहुल्लाह आज पार्टी कयादत से नाराज हैं। गुज़श्ता इजलास में वॉकआउट, बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में मुहिम का बाइकाट, रिजर्वेशन पर हुकूमत को डेडलाइन और फिर तुलबा के साथ एहतजाज की हिमायत। ये सब मामूली बातें नहीं, ये इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। क़यादत और जमीनी कारकुनों के दरमियान फासला बढ़ रहा है और अगर ये फासला इसी तरह रहा तो आने वाले दिन एनसी के लिए और सख्त हो सकते हैं। और असल सवाल यह है कि क्या एनसी अपनी गलतियां गिनने के लिए तैयार है। यह इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मौका है। क्या वो बड़गाम की शिकस्त का असल तज्जिया करेगी? क्या वो आवाम के बिजली और रिजर्वेशन के मसाइल पर खुलकर बात करेगी? क्या वो अपनी अंदरूनी खाना जंगी को संजीदगी से लेगी? और सबसे अहम, क्या वो इस हकीकत को मानेगी कि हुकूमत कारकर्दगी से चलती है, माजी की विरासत से नहीं। अगर एनसी आज भी अपनी गलतियां न गिने, अपनी पॉलिसियों को न बदले, आवाम की तकलीफ को न समझे, तो फिर यह इजलास भी महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगा। वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सियासत बदल रही है। सवाल यह है कि क्या एनसी भी बदलने के लिए तैयार है। आपको बता दूं कि हम आपको बता रहे हैं कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 रोजा इजलास के पस मंजर में इस सियासी हकीकत को भी समझना होगा कि जो ये मीटिंग है बज़ाहिर एक मामूली एक अंदरूनी मशावरत का इजलास नजर आती है, मगर हकीकत में ये एनसी के लिए एक फैसला कुन लम्हा है। सबसे पहले बात करते हैं बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात की, जहां एनसी अपनी रिवायती निशस्त हार गई। ये वही सीट है जहां अगरुल्लाह मेहदी बरसों तक असेंबली
पहुंचते रहे और अब वो खुद पार्टी के साथ खुले इख्तिलाफात में हैं। रोल्ला ने इंतखाबी मुहिम का हिस्सा भी नहीं लिया और ये बात क़यादत के लिए एक तरह का खामोश पैगाम थी कि पार्टी के अंदर कुछ ठीक नहीं। ये सिर्फ एक इंतखाबी शिकस्त नहीं थी, ये उमर अब्दुल्ला हुकूमत के पहले साल का पहला बड़ा इम्तिहान था और इसीलिए एनसी क़यादत ने इस इजलास को गैर मामूली अहमियत दी है। और हम आपको बता दें कि हम आपको बता रहे हैं आज जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, और बड़ी खबर हम आपको बता दें कि इस वक्त जो है काकापुरा में एसआई की तरफ से रेड जारी है और बताया जाता है इस सिलसिले में कि ये रेड जो है ये जाहिद अली के घर पर जो है डाली गई है। और सिलसिले में आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है कि जहां पे हम आपको बता रहे हैं कि काकापुरा में पुलिस की तरफ से रेड जो है वो डाली गई है और सिलसिले में आपको बता दें कि निहामा काकापुरा में ये रेड जो है डाली गई है। सबसे बड़ी खबर एएनए न्यूज आपको बता रही है कि जाहिद अली लोन के घर पर जो है छापामार कार्रवाई, निहामा काकपुरा में ये छापामार कार्रवाई जो है बताई जाती है जाहिद अली के घर पर, जिनके वहां पे रिहाइशगाह है और वहां पे बताया जाता है कि ये रेड जो है कंडक्ट की गई है। आपको बता दूं कि एक बड़ी कार्रवाई, पुलिस की बड़ी कार्रवाई और जाहिद अली के घर पर छापामार कार्रवाई, पुलिस की टीम वहां पे पहुंच चुकी है, सीआरपी के एहलकार उनका साथ दे रहे हैं। वहां पे बड़े पैमाने पर जो है तलाशी कार्रवाई जारी जो है वहां पे तलाशी कार्रवाई जारी है। मजीद तफसीलात जैसे ही आते हैं आपको उससे आगाह करते रहेंगे। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त जो है काकपुरा में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, रेड जो है वो की गई है जाहिद अली के घर पर। निहामा काकापुरा की ये कार्रवाई जो है हम आपको आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे दिखा रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि वहां पे जो है ये कार्रवाई की गई है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि कुलगाम पुलिस की तरफ से भी बड़ी कार्रवाई, जमात इस्लामी से वाबस्ता मकामात पर छापे। इस सिलसिले में आपको बता दें कि जहां पे एक तरफ पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है इस वक्त काकपुरा में, वहीं पे ये खबर भी सामने आ रही है कि कुलगाम जिला में इस वक्त पुलिस की वसी कार्रवाइयां जारी हैं, जहां ममनू जो है तंजीम जमात इस्लामी से मुबैना तौर पर वाबस्ता मुतअद्दिद मकामात पर बेवक्त छापे और तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। यानी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे ब्रेकिंग न्यूज हम आपको दे रहे हैं कि काकपुरा में भी और कुलगाम में भी इस वक्त छापामार कार्रवाई है। ये कार्रवाइयां गैर कानूनी सरगर्मियों के यूएपीए की रोकथाम के कानून के तहत की जा रही है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रॉनिक आलात और लिटरेचर और ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो जारी तहकीकात में अहमियत रखते हैं। तमाम बरामद शुदा सामान को मौका पर ही जब्त करके तहवील में लिया गया और इनकी तफसीली जांच की जा रही है। सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त जो है कुलगाम और काकापुरा में पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई। कुलगाम के हवाले से हम आपको बता दें कि कुलगाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जमात इस्लामी से वाबस्ता मकामात पर छापे। वहीं पे काकपुरा में भी बड़ी कार्रवाई, पुलिस की एक बहुत बड़ी कार्रवाई, जाहिद अली लोन के घर पर जो है ये छापामार कार्रवाई की गई है। और इस सिलसिले में आपको बता दें कि जिले में इस वक्त पुलिस की वसी कार्रवाई जारी है, जहां ममनू तंजीम जमात इस्लामी से मुबैना तौर पर वाबस्ता मुतअद्दिद मकामात पर बेवक्त छापे और तलाशी कार्रवाइयां की जा रही हैं। ये कार्रवाइयां गैर कानूनी सरगर्मियों के यूएपीए की रोकथाम के कानून के तहत जारी है। पुलिस के मुताबिक तलाशी के दौरान बड़ी मिकदार में इलेक्ट्रॉनिक आलात, लिटरेचर और ऐसे दस्तावेजात बरामद हुए हैं जो जारी तहकीकात में अहमियत रखते हैं। तमाम बरामद शुदा सामान को मौका पर ही जब्त करके तहवील में लिया गया और इनकी तफसीली जांच जारी है। बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस की। नेशनल कॉन्फ्रेंस का 2 रोजा इजलास और इस इजलास से क्या कुछ अखज होने वाला है, क्या कुछ सामने आने वाला है।
आज नेशनल कॉन्फ्रेंस अपना 2 रोजा अहम इजलास कर रही है, लेकिन सच तो यह है कि यह मीटिंग सिर्फ एक इजलास नहीं, यह पार्टी के सामने रखा वो आईना है जिसमें इसे अपनी गलतियां, अपनी कमजोरियां और अपनी आवाम से दूरी साफ नजर आ सकती है। सवाल यह है, क्या वो इस आईने में देखने की हिम्मत रखते हैं? अगर इसी सिलसिले में बात करें बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात की, एक महफूज सीट की तारीखी पसपाई, सबसे बड़ी हकीकत जिससे एनसी भाग नहीं सकती वो बड़गाम का नतीजा है। ये वही सीट थी जिसे एनसी अपना मजबूत गढ़ समझती थी। बरसों की नुमाइंदगी, दहाइयों की सियासी तारीख और नतीजा एनसी को शिकस्त। ये शिकस्त एक पैगाम है कि अवाम जज्बात से नहीं, कारकर्दगी से फैसला करती है। हुक्मरानी अगर कमजोर हो, वादे अगर अधूरे रह जाएं, तो सबसे मजबूत किला भी टूट जाता है। रिजर्वेशन पॉलिसी, नौजवानों के सवालों का कोई जवाब नहीं। रिजर्वेशन पॉलिसी पर हुकूमत ने बड़े बड़े दावे किए, कमेटी बनाई, रिपोर्ट भी तैयार हुई, मगर फिर खामोशी। रिपोर्ट फाइलों में दबा दी गई, नौजवानों ने सवाल पूछे मगर कोई जवाब नहीं मिला। यही वजह है कि आज रियासत भर में नौजवान नाराज हैं और एनसी की हुकूमत से मायूस। जो हुकूमत नौजवानों के मुस्तकबिल पर वाज़ा मौक़िफ़ न दे सके, वो अपने मुस्तकबिल की सियासत कैसे संभालेगी? बिजली, स्मार्ट मीटर्स और रोजाना की मुश्किलात, असल मसला अवाम की जिंदगी है। सियासत अपनी जगह, लेकिन अवाम की जिंदगी अपनी जगह। कश्मीर में बिजली के बहरान ने लोगों की रोजमर्रा जिंदगी को शदीद मुतासिर किया। स्मार्ट मीटर्स का तनाजा, बारी बिल, गैर एलानिया कटौतियां, ये सब अवाम के सब्र का इम्तिहान बनते जा रहे हैं और एनसी की हुकूमत इस मसले पर उलझी हुई दिखाई दे रही है। न कोई वाज़ा पॉलिसी, न कोई हल। अवामी सवाल पूछने में हक बजानिब है कि हुकूमत ने वादे तो बहुत किए थे, मगर अमली तौर पर क्या हुआ? पार्टी के अंदर भी बेचैनी दिख रही है और एमपी आगा रुहुल्लाह नाराज। पार्टी के अंदर की बेचैनी, आगा रुहुल्लाह महदी 3 बार के साबिक एमएलए और मौजूदा रुकन पार्लियामेंट जो हमेशा एनसी की मजबूत आवाज रहे, वही आगा रुहुल्लाह आज पार्टी कयादत से नाराज हैं। गुज़श्ता इजलास में वॉकआउट, बड़गाम ज़िमनी इंतखाबात में मुहिम का बाइकाट, रिजर्वेशन पर हुकूमत को डेडलाइन और फिर तुलबा के साथ एहतजाज की हिमायत। ये सब मामूली बातें नहीं, ये इस बात का सबूत है कि पार्टी के अंदर इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। क़यादत और जमीनी कारकुनों के दरमियान फासला बढ़ रहा है और अगर ये फासला इसी तरह रहा तो आने वाले दिन एनसी के लिए और सख्त हो सकते हैं। असल सवाल फिर यह है कि क्या एनसी अपनी गलतियां आज गिनेंगी? ये इजलास नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक मौका है। क्या वो बड़गाम की शिकस्त का असल तज्जिया करेगी? क्या वो अवाम के बिजली और रिजर्वेशन मसाइल पर खुलकर बात करेगी? क्या वो अपनी अंदरूनी खाना जंगी को संजीदगी से लेगी? और सबसे अहम, क्या इस हकीकत को सामने रखेगी कि हुकूमत कारकर्दगी से चलती है, माजी की विरासत से नहीं? अगर एनसी आज भी अपनी गलतियां न गिने, अपनी पॉलिसी न बदले, अवाम की तकलीफ को न सुने, तो फिर यह इजलास भी महज एक रस्मी कार्रवाई बनकर रह जाएगा। वक्त बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, सियासत बदल रही है। सवाल यह है कि क्या एनसीबी बदलने के लिए तैयार है? क्योंकि जिस तरीके से लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को नगरोटा और बड़गाम के ज़िमनी इंतखाबात में पैगाम दिया, वो पैगाम उसे संजीदगी के साथ लेना होगा। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के इस 2 रोजा इजलास के पस मंजर और इसके सियासी मायने समझना जरूरी है। यह मीटिंग बज़ाहिर एक मामूली अंदरूनी मशावरती इजलास लगती है, मगर हकीकत में यह एनसी के लिए एक फैसला कुन लम्हा है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले हम आपको बता दें कि सलमान सागर जो हैं, उन्होंने मीडिया के साथ बात की है, पहले उनको सुनते हैं। जाएंगे, लोगों की ग्रीवेंसेस जो है, गवर्नेंस के जो मॉडल है, बाकी सब चीज़ें जो भी है, जो भी लोग इश्यूज रेज कर रहे हैं, वो सब पार्टी की स्ट्रेंथनिंग, सबसे बड़ी बात पार्टी की स्ट्रेंथनिंग, ग्रास रूट लेवल कनेक्ट जो है वो बरकरार रहना चाहिए। लोगों के हमें फर्स्ट हैंड जो है इनपुट्स मिलने चाहिए, इस सब पे बात होगी और हर चीज़ को इम्प्रूव कैसे किया जाएगा, गवर्नेंस को, पार्टी को, कार्डर के साथ कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, ये सब एजेंडा पे रहेगा। चले उस पर भी बात होगी, लेकिन यकीनन उस पर तो बात होगी, बट एट द सेम टाइम हम समझते हैं कि उसमें बहुत से इश्यूज थे जिसको एड्रेस किया जा सकता है। और एनसी के इजलास के बारे में बात कर रहे थे एमएलए सलमान सागर और बता रहे थे कि तमाम मसाइल पर जो है तबादला ख्याल होगा, लेकिन सबसे अहम सवाल यह है कि आज के इजलास में एनसी के सामने क्या कुछ आता है।
इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो लोग हैं वो वहां पे जमा हुए हैं नवाई सूब में और कोशिश कर रहे हैं इन बातों पर तबादला ख्याल करने की कि लोगों ने उन्हें शिकस्त क्यों दी, लोगों ने अपना वोट उन्हें बड़गाम और नगरोटा में क्यों नहीं दिया। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, हंदवाड़ा पुलिस का वारीपुरा में जामा इस्लामी इंस्टीट्यूट पर छापा, इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त। आपको बता दें कि एएनएन न्यूज सबसे पहले आपको बता रही है ये ब्रेकिंग न्यूज कि हंदवाड़ा पुलिस ने मुसद्दका इत्तलात की बुनियाद पर वारीपुरा हंदवाड़ा में जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इत्तलात के मुताबिक इदारे में मुश्तबा सरगर्मियों और मुमकिन तौर पर जमात इस्लामी से वाबस्तगी के शुबहात पर यह कार्रवाई की गई है। छापे के दौरान मुतादिद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए जिन्हें तहवील में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा सामान की तफसीली जांच की जा रही है ताकि इनके इस्तेमाल और किसी गैर ममनू तंजीम से ताल्लुक के इम्कानात की तस्दीक की जा सके। हंदवाड़ा पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल किसी भी फर्द या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आवाम को यकीन दिलाया है कि ऐसे इकदाम इलाके के अमन और अमान को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं और शहरियों से अपील की गई है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करे। एएनएन न्यूज इस वक्त आपको बता रही है सबसे बड़ी खबर कि हंदवाड़ा में पुलिस की तरफ से, जो कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़ी कार्रवाई, वहां पे एक इंस्टीट्यूट पर जो है छापामार कार्रवाई की गई। और इस सिलसिले में आपको बता दूं कि जो जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट है वहां पे छापामार कार्रवाई की गई है। इस सिलसिले में आपको बता दें एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक हंदवाड़ा पुलिस ने मुसद्दका इत्तलात की बुनियाद पर वादीपुरा हंदवाड़ा में जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी। इत्तलात के मुताबिक इदारे में मुश्तबा सरगर्मियों और मुमकिना तौर पर जमात इस्लामी वाबस्तगी के शुबहात पर यह कार्रवाई की गई। छापे के दौरान मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए जहां तहवील में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक बरामद शुदा सामान की तफसीली जांच की जा रही है ताकि इनके इस्तेमाल और किसी ममनू तंजीम से ताल्लुक के इम्कान की तस्दीक की जा सके। और वहीं पे जराए ने एएनएन न्यूज को बताया कि गैर कानूनी और मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में शामिल किसी भी फर्द या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने आवाम को यकीन दिलाया है कि ऐसे इकदाम इलाके के अमन और अमान को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं और शहरियों से अपील की है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन करे। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको बता रहे हैं सबसे बड़ी खबर, इस वक्त की ताजा तरीन खबर जो है एएनएन न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचा रही है कि हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जी हां, हंदवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई और वादीपुरा में जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट पर छापा, इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए हैं। इस सिलसिले में एएनएन न्यूज को मिली तफसीलात के मुताबिक हंदवाड़ा पुलिस ने मुसद्दका इत्तलात की बुनियाद पर वादीपुरा हंदवाड़ा में जामिया इस्लामिया इंस्टीट्यूट पर छापामार कार्रवाई अंजाम दी और यह कार्रवाई अभी भी जारी है। इत्तलात के मुताबिक इदारे में मुश्तबा सरगर्मियों और मुमकिना तौर पर जमात इस्लामी वाबस्तगी के शुबहात पर कार्रवाई की गई। छापे के दौरान मुतअद्दिद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बरामद किए गए जिन्हें तहवील में लेकर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। और जराए ने एएनएन न्यूज को बताया कि बरामद शुदा सामान की तफसीली जांच की जा रही है ताकि इनके इस्तेमाल और किसी ममनू तंजीम से ताल्लुक के इम्कान की तस्दीक की जा सके। हंदवाड़ा पुलिस का कहना है कि गैर कानूनी और मुल्क के खिलाफ सरगर्मियों में शामिल किसी भी फर्द या इदारे के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने आवाम को यकीन दिलाया है कि ऐसे इक़दाम इलाके के अमन और अमान को मजबूत बनाने के लिए किए जा रहे हैं और शहरियों से अपील की है कि वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ ताउन रखें। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जानिब से असले की खरीदारी तशवीश का बायस चीन बदस्तूर बना हुआ है चैलेंज, ऐसा बयान जो है बहरिया अफसर ने दिया है। इस सिलसिले में आपको बता दूं कि मैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की जानिब से दुनिया भर में हथियारों और गोला बारूद की खरीदारी तशवीश का बायस है, जबकि चीन भी अपनी बढ़ती जाहिरियत की वजह से एक मुस्तकिल चैलेंज बना हुआ है। यह बात हिंदुस्तानी बहरिया के एक आला अफसर ने बुध के रोज कही। वाइस एडमिरल के स्वामी नाथन ने मुंबई में कहा कि चेन्नई
बहरिया पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया बन चुकी है और पिछले 10 सालों में इसने अपने बेड़े में इजाफा किया है, जिसने ऐसे वक्त में हिंदुस्तानी बहरिया के हजम को पीछे छोड़ दिया जब कभी इतना बड़ा नहीं था। वो बर्मा रिसर्च फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। चीनी बहरिया पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया स्वामीनाथन ने कहा कि चीनी बहरिया के तीसरे तैयारा बरादार बहरी बेड़े फौजयान की कमिशनिंग के साथ साथ 5वें और 6ठी नस्ल के लड़ाका तैयारों का मुजाहिरा कम्युनिस्ट मुल्क के आलमी तनाजुर में इस इशारे का है। उन्होंने कहा कि हमें तशवीश की बात है कि चीन बहरी हिंद के इलाके में 5 से 8 जहाजों को बरकरार रखता है। अफसर ने मजीद कहा कि इस ग्रुप में जंगी जहाज, तकीकी जहाज, सैटेलाइट से बाखबर रहने वाले जहाज और माहीगीर के दस्ते शामिल हैं। नई दिल्ली के ताल्लुकात में एक नया मोड़। इन्होंने मजीद कहा कि चीन न सिर्फ जनूबी बहरिया चीन बल्कि बहरिया हिंद के इलाके में भी ज्यादा जारहाना होता जा रहा है, इसलिए चीन के लिए एक मुस्तकबिल चैलेंज रहेगा। स्वामीनाथन ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हिंदुस्तानी फौज ने पाकिस्तान और पीओके में दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया और बाद में पड़ोसी मुल्क में कई फिजाई अड्डों पर भी हमला किया, एक अहम मोड़ था। वो इस्लामाबाद के साथ नई दिल्ली के ताल्लुकात में एक नया मोड़ साबित हुआ। हिंदुस्तानी फौज की यह कार्रवाई अप्रैल में पहलगाम में दहशतगर्दाना हमले के जवाब में की गई थी, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए थे, जिनमें ज्यादातर सयाह थे। पाकिस्तानी असला खरीदने की दौड़ में मसरूफ वाइस एडमिरल ने जोर दिया, ये पाकिस्तान के बारे में हमारा नुक्ता नजर और बरसगीर में जो कुछ भी होता है इस पर पाकिस्तान के रद्द-ए-अमल से बहुत मुख्तलिफ हैं। उन्होंने मजीद कहा कि यकीनन ऑपरेशन खत्म होने के बाद पाकिस्तान असले खरीदी की दौड़ में मसरूफ है, जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। लिहाजा ये बरसगीर में एक बार फिर हम सब के लिए तशवीश बाइस होना चाहिए। स्वामीनाथन ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान अपने शहरियों की माशी मुश्किलात की परवाह किए बगैर खुद को मुसल्लह कर रहा है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी फौज पूरी दुनिया से असला और गोला बारूद खरीद रही है और इसे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं कि इस मुल्क में और क्या हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने नए चैलेंजेस और तलख हकायक को सामने लाया। अफसर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने नए चैलेंजेस और तलख हकायक को सामने लाया। वाइस एडमिरल ने कहा कि बिलाशुबा ये पाकिस्तान और चीन की मिली भगत थी, जिसके बारे में हम हमेशा जानते थे। हमें किसी न किसी तरह लगा कि ये छुपा हुआ है, लेकिन इससे कुछ ज्यादा, लेकिन ये दिन की रोशनी में बगैर किसी शक के बहुत तौर पर वाज़ा सामने आया। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत उन्होंने तजवीज पेश की कि तुर्की का एक बड़ा सपोर्टर रहा और बतौर इनके नए सपोर्ट के पेशरफ्त हुई, जिसमें गहरी नजर रखने की जरूरत है। स्वामीनाथन ने जोर देकर कहा कि हमें हमेशा इस पर शुबा था कि इसके बारे में जानते थे। हकीकत यह है कि हमारे ख्याल से कुछ ज्यादा ही सामने आया, एक तरह से एक नई शुरुआत थी। चीन और तुर्की ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की। 7 से 10 मई के फौजी तसादुम पर मजीद रोशनी डालते हुए उन्होंने कहा कि यह मशक इस बात का एक और सबूत है कि किस तरह हिंदुस्तानी फौज ने मिलकर काम किया और मुंतखब अहदाफ पर इंतहाई मरबूत, मंसूबा बंद और ऐन मुताबिक हमले किए। स्वामीनाथन ने जोर देकर कहा कि इन हमलों की कामयाबी ने खित्ते में इस तासुर को तोड़ दिया है कि पाकिस्तान की जौहरी डाल और माली मामलत की खुफिया और खुली हिमायत के साथ भारत को रिवायती कार्रवाइयों से रोकेगी। हिंदुस्तानी तीनों अफवाज के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का मुजाहिरा। उन्होंने कॉन्फ्रेंस को बताया कि 4 रोजा ऑपरेशन ने हिंदुस्तानी फौज की जो है सलाहियतों का मुजाहिरा किया। इस तकरीब में पैनल डिस्कशन में हिस्सा लेते हुए जो है कई और मुबस्सिरीन ने भी बात की। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद बदलती हकीकतें। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ जमीनी सतह पर दहशतगर्दी के ढांचों को हदफ बनाया, बल्कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान ताकत के तवाजुन पर भी बराह रास्त असर डाला। हमलों की कामयाबी ने यह साबित किया कि भारत अब महदूद रद्द अमल तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर रिवायती ताकत दिखाने के लिए तैयार है। इसने पाकिस्तान के इस पुराने बयाने को भी कमजोर किया जो जौहरी धमकी भारत को दे दी जाती थी। पाकिस्तान की असला खरीदारी क्या पैगाम देती है? वाइस एडमिरल स्वामीनाथन ने यह नुक्ता उठाया कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन के फौरन बाद असले की खरीदारी में गैर मामूली इजाफे किए। ये 2 बातें जाहिर करता है इस्लामाबाद को शिद्दत से एहसास हुआ कि इसकी रिवायती सलाहियत भारत के मुकाबले में कमजोर है। पाकिस्तान अपनी मुआशी बदहाली के बावजूद दिफाई अखराजात बढ़ा रहा है, जो दाखिली तरजीहात के बहरान को वाज़ा करता है। ये खरीदारों का रोजान खत्ते में एक नई असला दौड़ का इशारा भी है, जो सूरत हाल को मजीद पेचीदा बना सकता है।
चीन की बढ़ती सरगर्मियां सबसे बड़ा चैलेंज। चीनी बहरिया पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया बन चुकी हैं। इसका बहरिया हिंद में मुस्तकिल 5 से 8 जंगी और तहकीकी जहाजों का मौजूद रहना भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज है। इसका मकसद सिर्फ निगरानी नहीं बल्कि असर रसूख बढ़ाना भी है। और वहीं पे फौजान जैसे जदीद तैयारा, बरादर बेड़े और नई नस्ल के लड़ाका तैयारे इस बात की अलामत है कि चीन अपनी कुव्वत को खित्ते में खुलकर दिखाना चाहता है। वहीं पे पाकिस्तान, चीन और अब तुर्की एक नया ब्लॉक। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन की सियासी हिमायत, तुर्की की तकनीकी और असली मदद दोनों खुलकर मिली। ये तीनों मुल्कों की अमली हम आहंगी जनूबी एशिया में एक नया तजोवेजा ब्लॉक बनने का इशारा देती हैं, जिस पर भारत को नजर रखनी होगी। भारतीय अफवाज की जो है मिलिट्री डोमेन ताकत अफसरान ने इस बात पर जोर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर ने तीनों अफवाज बड़ी बहरी और फिजाई के दरमियान बेमिसाल हमआहंगी दिखाई। ड्रोन इंटेलिजेंस, दुरुस्त निशाना साजी, मुश्तरका मनसूबाबंदी और तेज रफ्तार कार्रवाई ने भारत की बदलती हुई जंगी सलाहियत को वाज़ा किया। पैगाम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं था बल्कि चीन समेत पूरे खित्ते के लिए था कि भारत किसी भी खतरे का जवाब अपने वक्त और अपनी शराइत पर दे देगा। जौहरी ब्लैकमेलिंग का खात्मा। एयर मार्शल सिन्हा का बयान जो है अहम माना जाता है क्योंकि भारत अब यह वाजा कर चुका है कि जौहरी धमकी इसे रिवायती हमले करने से नहीं रोक सकती। यह जनूबी एशिया की स्ट्रेटेजिक सियासत में एक बड़ा मोड़ है क्योंकि दहाइयों तक पाकिस्तान का बयानिया इसी धमकी पर खड़ा था। नतीजा क्या निकल कर आया? यह पूरा मंजरनामा एक बड़ी हकीकत की तरफ इशारा करता है। खिता एक नए सिक्योरिटी दौर में दाखिल हो चुका है। चीन की जाहिरियत, पाकिस्तान की बढ़ती असला दौड़, तुर्की का शामिल होना, भारत की मजबूत मिलिट्री डोमेन सलाहियत, ये सब मिलकर बताते हैं कि आने वाले बरसों में बहरिया हिंद और जनूबी एशिया का जो मुकाबला होगा वो मजीद नक्शे और हसास मुतहरिक हो सकता है। ईरान के मुफ्त वीजे मुअत्तल, हिंदुस्तानी ज़ायरीन की मुश्किलात में इजाफा। लखनऊ में मायूसी। इस्लामी जमहूरिया ईरान के हिंदुस्तानी शहरों के लिए मुफ्त वीजा दाखिले पर पाबंदी फैसले से लाखों हिंदुस्तानी ज़ायरीन बराह रास्त मुतासिर हुए हैं। शिया ज़ायरीन की बड़ी तादाद बिलखुसूस लखनऊ और हैदराबाद जैसे शहरों से हर साल इराक और ईरान जाते थे, लेकिन अब ये सफर इनके लिए इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। हजारों की तादाद में अकीदतमंद रोजाना लखनऊ में तमसीली मज़ारात पर जाते हैं, जैसे हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार, हजरत इमाम अली रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार, शाही नशब और सबसे मशहूर मज़ार हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का मज़ार। ताम कम्युनिटी के जज्बात इस हकीकत से जुड़े हुए हैं कि इन्हें कम से कम एक बार असल मज़ार जरूर जाना चाहिए। लखनऊ के ज़ायरीन में मायूसी। साजिद हुसैन का कहना है कि ईरान का फैसला लखनऊ के लोगों पर बराह रास्त हमला है। इन्होंने कहा कि ज्यादातर शिया लोग हिंदुस्तान से जियारत के लिए जाते हैं। अब मुफ्त वीजे खत्म होने से गरीब लोग बिल्कुल नहीं जा सकेंगे। उन्होंने कहा कि उनका मुतालबा है कि ईरानी हुकूमत मुफ्त वीजे बहाल करे। साजिद बताते हैं कि लखनऊ की इबादत गाहें ईरान और इराक की इबादत गाहों की तरह है और लोग यहाँ अपनी ख्वाहिशात के साथ आते हैं, लेकिन हकीकी रोजे की जियारत की ख्वाहिश मुख्तलिफ है। वाशिंगटन में हमला, और यह दहशतगर्दी का हमला है। ट्रंप का व्हाइट हाउस के नजदीक हमले पर ऐसा बयान सामने आया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बुध के रोज तस्दीक की है कि व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड के 2 एहलकारों पर फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स सितंबर 2021 में अफगानिस्तान से आया था। उन्होंने इस वाक़े को दहशतगर्दी का अमल करार दिया। ट्रंप ने यह बयान फ्लोरिडा से जारी किया, जहां वो तातीलात गुजार रहे हैं। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किया गया मुश्तबा शख्स एक गैर मुल्की है जो अफगानिस्तान से हमारे मुल्क में दाखिल हुआ और इसे जो बाइडन की इंतजामिया सितंबर 2021 में यहां लाई थी। अमेरिकी सदर ने मजीद कहा कि उनकी हुकूमत को अब उन तमाम अफराद की दोबारा जांच पड़ताल करना होगी जो उनके पेशो रो जो बाइडन के दौर में अफगानिस्तान से अमेरिका आए।
इससे कबल बुध को व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग के वाकये में नेशनल गार्ड के 2 अहलकार शदीद जख्मी हो गए। FBI के डायरेक्टर ने बताया कि नेशनल गार्ड ने ये दोनों अहलकार निहायत तशवीशनाक हालत में हैं। नेशनल गार्ड ट्रंप के हुक्म पर कई रियासतों में जराइम से निपटने के लिए तैनात है। वाशिंगटन पुलिस ने एक बयान में कहा कि फायरिंग करने वाले एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में लिया गया और इलाके को महफूज बना दिया गया। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल मीडिया पर लिखा कि जख्मी अहलकारों को 2 मुख्तलिफ अस्पताल में मुंतकिल किया गया और वो नाजुक हालत में है। उन्होंने मजीद कहा कि हमला आवर शदीद जख्मी हुआ है, लेकिन वो बहुत भारी कीमत चुकाएगा, खा कुछ भी हो। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुतअद्दिद अहदेदारों के मुताबिक फायरिंग करने वाला मुश्तबा शख्स 19 साला अफगान तारिक वतन है, जिसका नाम रहमानुल्लाह बताया जाता है। हुक्काम का कहना है कि वो 2021 में अमेरिका में दाखिल हुआ था। ये बात CBI जो है CBS जो वहां का मीडिया है उसके हवाले से आई है। वाशिंगटन में बुध को व्हाइट हाउस के करीब गंजान इलाके में फायरिंग से नेशनल गार्ड के 2 अहलकार जख्मी होने के बाद वाकये की नई तफसीलात सामने आई है। मुतअद्दिद सिक्योरिटी हुक्काम के मुताबिक हमला आवर की शिनाख्त रहमानुल्लाह के नाम से हुई है, जो 19 साला अफगान शहरी हैं और 2021 में अमेरिका में दाखिल हुआ था। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक हुक्काम के हवाले से इस खबर की तस्दीक की गई है। सीनियर सिक्योरिटी हुक्काम ने मजीद बताया कि हमला आवर ने कार्रवाई के दौरान पिस्तौल इस्तेमाल किया और इब्तदाई शवाहिद इस वाक़ये को दहशत गर्दी के जुमरे में लाने की जानिब इशारा करते हैं। इजाफा श्रीनगर में गुज़श्ता रात सर्दी ने एक और रिकॉर्ड कायम किया, जब दर्ज हरारत गिरकर 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, यानी -4.4 डिग्री तक गिर गया। इस मौसम की सर्दतरीन रात रही। शदीद मनफी दर्जा हरारत के बायस कई इलाकों में नल जम गए और सुबह के वक्त लोगों को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ा। घरों, मोहल्लाजात और बालाई इलाकों में मुतअद्दिद जगहों पर पाइपलाइनें भी मुतासिर हुए। महकमा मौसमियात के मुताबिक सख्त ठंड के साथ साथ सुबह के वक्त धुंध और कोहरे की हल्की तह भी देखी गई, जबकि आइंदा दिनों में दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान बताया गया। माहिरीन ने लोगों को मशवरा दिया है कि रात और सुबह के औकात खुसूसी एहतियात किए जाएं, गर्म कपड़ों का इस्तेमाल बढ़ाएं और पानी के पाइप महफूज रखने के लिए मुनासिब इक़दाम करें। श्रीनगर में अब मौसमी सरमा पूरी शिद्दत के साथ अपना रंग दिखा रहा है। एनएन न्यूज वादी कश्मीर का पहला और वाहिद अपना टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली टीवी न्यूज चैनल एनएन न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा इजाजत, खुदा हाफिज।